नमस्कार साथियों, एक नई स्टॉक लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है स्टाइल बाजार। अब आखिर रिटेल मार्केट पता है, रिटेल मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी स्टोर खोल के बैठे हैं जहाँ पे रिटेल के लिए कारोबार करते हैं। यहाँ पे एक कंपनी न्यूली लिस्टिंग कंपनी लिस्टेड होती है, आईपीओ आई थी थोड़े दिन पहले की बात है। आईपीओ आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि मार्केट में इनको और भी स्टोर खोलना था, अपने एक बिजनेस को और एक्सपेंड करना था। जो डेटा कहती है यहाँ पे इस कंपनी के पास करीब 190 स्टोर हैं। नौ करीब करीब 9 स्टेट में इनका कारोबार चलता है। 2800 से ज़्यादा इनके पास डायरेक्ट एम्प्लॉय की बात करती है और हैप्पी कस्टमर की बात 1.2 प्लस बिलियन की करती है। कंपनी रिटेल में प्योरली कामकाज करती है स्टाइल को लेकर के, जहां पे इनके पास कुछ ब्रांड है, ब्रांड के अंतर्गत ब्रांड बेचती है इनके प्रोडक्शन को लेकर के। और यहाँ पे देखा जाए स्टाइल बाजार के नाम से इनकी मेन है और इसका कंपनी का नाम देखा जाए तो कहते हैं जो बाजार स्टाइल रिटेल है। दोनों में थोड़ा सा लिंक है क्योंकि एक का नाम है स्टाइल बाजार, एक का नाम है बाजार स्टाइल। तो इसमें कंपनी में क्या होगा? कंपनी में देखा गया तो कंपनी देखेंगे तो इसमें रिटेल का कारोबार है। रिटेल में क्या क्या प्रोडक्ट बेचती है इस पे उन्होंने फोकस नहीं किया, केवल इनके वेबसाइट्स पे केवल ये दिखती है। तो ये जो है वो शायद क्लॉथ वाले आइटम्स में ज़्यादा डील करती है, जिनके पास जो ऐसा डेटा देखने को मिलती है। अब चलिए इसकी प्रति हम क्यों चर्चा करेंगे, उसके प्रति कुछ कारण है। इसका रिसेंटली आईपीओ आया था बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का, और कहती हैं लीडिंग वैल्यू जो कि फैशंस रिटेलर की बात किया जाए इंडिया में, तो ये भी एक ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड्स नेम इन द स्टाइल बाजार के नाम से इनकी ब्रांड चलती है, विद द फोकस ऑन द अफोर्डेबल्स एंड द स्टाइलिश अपीयरेंस एंड द जनरल मर्चेंटाइलिस्ट। और मैं समझूं इसको सीधा सीधा बातों में तो एक दुकान जहाँ पे आपको फैशन वाली चीज़ें मिल जाए वो दुकानें हैं इनके पास। और करीब दुकानों की लिस्ट उन्होंने बताई, करीब लिस्ट के आउट कट करीब करीब कितने 190-200 के आसपास का लिस्ट आउट की बात कर रही है कंपनी। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में तो कुछ और एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे, जहाँ पे इनका आईपीओ थोड़े दिन पहले की बात जब आई थी तो करीब 834 करोड़ की फंड की रिक्वायरमेंट थी इनको, और इशू साइज रखा था। उस टाइम पे इन्होंने अपनी आईपीओ की प्राइस रखा था 389 रुपये की, और लिस्टिंग भी इनका सेम प्राइस पे हुआ था। इसमें कुछ ना निवेश को कुछ फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, एक सप्ताह में पैसे का कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज के टाइम में यदि देखा जाए तो ये कहती है कि करीब 4% ज़्यादा की गिरावट है। कहाँ से? आईपीओ प्राइस से। और आईपीओ प्राइस से मान लें या फिर लिस्टिंग प्राइस से मान लें, तो आखिर ऐसे मार्केट में क्या हुआ तो आज भी मार्केट में गिरावट है, और सेंटीमेंट क्या कहता है इस कंपनी को लेकर के। चलिए हम एक एक कड़ी को समझने के प्रयास करेंगे क्या कहती है। और यहाँ पे चार्ट को आप आंकलन करके देखेंगे तो मार्केट में एक लंबी गिरावट हुई। पहले गिरावट किस सिचुएशन से हुई? प्रॉफिट बुकिंग। गिरावट का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा नहीं कि गिरावट मतलब मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश वगैरह कुछ होता नहीं है। नॉर्मली इसका नाम दिया जाता है कि मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि यदि बिकवाली जो सेलर साइड है वो बुल है। सेलर बुल का मतलब है जो सेलर ताकतवर है और वो डिस्काउंट के साथ सेल करने के लिए मार्केट में रेडी है। जैसे ही बड़ी बड़ी शॉप्स अपनी शॉप के ऊपर बड़ी बड़ी ऑफर निकालती है, जब भाई हमारे यहाँ आओगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, हमारे यहाँ आओगे तो ये ऑफर मिलेगा। हर कंपनी अपनी अपने स्टोर के प्रति लाने के लिए अट्रैक्शन बनाती है। ऐसे ही यहाँ पे जब सेलर्स बुल हो जाती है तो मार्केट में क्या लगती है? फिर मार्केट में प्राइस डिप की तरफ चली जाती है, और ऐसा ही आंकड़ा हमने यहाँ पे देखा। फिलहाल थोड़े दिनों से सस्टेन करने के प्रयास में लगा हुआ है। आखिर इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, चलिए समझने के प्रयास कर। अब समझ में ये आती है कंपनी में जो अदर कंपनी की कंपैरिजन देखा जाए, इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें काफ़ी सारे कंपनियां हैं, चाहे वो डी मार्ट का ही कंपेयर कर लीजिए या फिर ढेर सारे ट्रेंड की बात कर लीजिए या फिर स्टोन की बात किया या फिर वी विशाल की बात करें या वी मार्ट की बात, ये सारे के सारे इसी सेक्टर के अंदर रिटेल की कंपनी कामकाज करती है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी ये सेगमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग तो ये ओवर वैल्यूड है। जब ओवर वैल्यूड है तो मार्केट को क्या पसंद आएगी? मार्केट को पसंद आएगी इनकी फंडामेंटल क्या कहती है, और फंडामेंटल यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आने वाले समय में 500 को टच करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट यदि रिएक्टिव्स हैं, मार्केट यदि पॉजिटिव हैं, इसकी
कारोबार से तो मार्केट इनकी स्टॉक भी परफॉर्मेंस चल जाएगी। चलिए कुछ पड़ावों को समझने के प्रयास करते हैं। कुछ स्टेप आती है जो मार्केट को लेकर के हमेशा डाउन साइड में भी देखने को मिला और हमेशा क्या हुआ है, इसमें ब्रेकअप बिकवाली का प्रेशर था। चलिए इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा के बेसिस को चर्चा करें तो शायद कहती है कि जून तक में इनमें अच्छी खासी सेल्स बढ़ी है, कंपनी की सेल्स बढ़ी। और केवल दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स के प्रति मत जाना कभी भी, सेल्स एक डम्मी भी हो सकता है, मैं ऐसा जनरली बात कह रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे सेल्स में क्या है, लगातार बढ़ी है साल दर साल, तो साल दर साल बढ़ी तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 250% के आसपास पहुंची। फिलहाल की चर्चा किया जाए यहाँ पे कोई ऐसा क्वार्टरली डेटा तो शामिल नहीं था, लेकिन ईयरली डेटा की तरफ देखते हैं तो 2 साल का डेटा शामिल है, जहाँ पे इनमें अच्छी खासी खरीदारी के साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट का आंकड़ा भी देती है, करीब 22 करोड़ के आसपास कहती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, और सब मिला के देखा जाए तो कहते हैं काफ़ी कम हो गया, 22 करोड़ के आसपास 1000 करोड़ में निकल के आती है। तो ये एक आंकड़ा था। अब दोस्तों इस आंकड़ा के प्रति एक चीज़ को समझना जरूरी है, पता है क्या, अक्सर चर्चा करते हैं ना जिसपे क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें हर एक इम्पोर्टेंट है, चाहे अपनी कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद क्या आपने सेल्स किया, क्या प्रमोटर की होल्डिंग बची, और आरओसी और आरओई क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आपको रिटर्न दिया। ये साथ में जो अर्निंग पर शेयर की सवाल है वो करीब कितने पैसे दे रही है और कितनी वैल्यू के ऊपर, ये भी देखना जरूरी है। तो क्या इसका फेस वैल्यू कितना है और कितना अर्निंग पर शेयर देती है, इसका भी अर्निंग के हिसाब से कंपेयर किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो कंपनी रेशियोज को लेकर कहती है हमारे पास कोई भी डेटर्स नहीं है, अर्थात ये इनको क्या कहती है, एक गुड की बात करती है। गुड में भी कहते हैं कि वेस्ट की बात करती है, पर इनके पास कोई रिटेल के अंदर कोई 1 रुपये का उधार नहीं है। जब उधार नहीं है तो मार्केट में कुछ है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ है, तो कहती है इन्वेंटरीज अच्छी खासी है, डेटर्स का कोई पार्ट नहीं है जिसकी वजह से कोई रिस्क नहीं है कंपनी में, और फाइनेंशियल पोजीशन लगातार साल दर साल यदि देखा जाए तो कहते हैं सेल्स लगातार बढ़ी है। सेल्स के कंपैरिजन टू द प्रॉफिट का पार्ट था वो 302% उछाल करती है, और फिलहाल स्टॉक का प्राइस सीजीआर इतने ही नहीं आती क्योंकि 1 साल से पहले भी रिसेंटली लिस्टिंग की बात हुआ है। यहाँ तक कि डेटाबेस कहती है कि यहाँ तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ तक इनकी सेल्स के रेशियो के हिसाब से और बैलेंस शीट की पोजीशन के हिसाब से। एक चीज को लेकर के डीमेरिट की बात साबित है क्या, एक तो मार्केट से फंड भी ले रही है और फंड के साथ साथ कंपनी के पास जो कर्जा है वो कर्जा काफी बढ़ता हुआ नजर आया, और कर्जा बढ़ने का मतलब है इनका इंटरेस्ट की पार्ट भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे दबाव पड़ जाएगा। जबकि कंपनी में निवेशक की बात किया जाए तो फिलहाल निवेशक में पब्लिक के अलावा एफआई और डीआई की अच्छी खासी भूमिका रही है, आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग अच्छी खासी है। यदि इसमें ये देखा जाए तो इसमें एक बड़ी बिग बुल के तौर पे जो पोजीशन लेके बैठे हैं इसका नाम है एचडीएफसी ट्रस्टी, 1% 1.5% के आसपास होल्डिंग, एचएसबीसी फ्लैक्सी कैप जिनके पास होल्डिंग क्या था, वर्धमान बंधन स्मॉल कैप जिनके पास 1-1.5% के आसपास होल्डिंग है। इसके अलावा पब्लिक में देखें तो पब्लिक में भी कुछ लोगों के पास अच्छा खासा होल्डिंग बनी है। प्रमोटर के साथ देखा जाए तो इसमें एक चीज़ और देखिए, इस कंपनी में एक प्रमोटर जिसको कहते हैं ना बिग बुल, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं ना, राकेश झुनझुनवाला, यहाँ पे एक नाम आता है रेखा राकेश झुनझुनवाला। तो इस कंपनी में फिलहाल जब पब्लिक होल्डिंग की बात चल रही है तो इनका भी होल्डिंग करीब करीब कितना है, 3% से ज़्यादा की होल्डिंग ये बना के रखी अभी। अब कितना बेच रहे हैं कितना नहीं बेच रहे हैं ये तो सवाल यहाँ पे नहीं आता, लेकिन फिलहाल की होल्डिंग की बात करती है। बल्क ट्रेड अक्सर देखने को मिला है जहाँ पे बल्क ट्रेड में कुछ पोजीशंस बाई करते हुए नजर आई है, कुछ पोजीशन में देखने को मिला कि सेल भी होती है, कुछ पोजीशन में बाई भी देखने को मिला, तो ऐसा आंकड़ा चलती रहती है। लेकिन यदि कंक्लूजन तरफ चलें, पीयर्स में देखें तो ट्रेंड हमने कहा, डी मार्ट की बात किया, जहाँ पे ब्रांड बीज का बात किया, रेड टेप की बात किया, जो वी मार्ट रिटेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट जो कि रिटेल में कंपनी का कारोबार है, इसके अलावा देखा जाए तो और भी बाजार स्टाइल भी इसको सामने रखा है। और इन सभी कंपनियों में अभी सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में भीड़ का आंकड़ा कहता है किसके अकॉर्डिंग,
अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो वो है कहाँ पे, ट्रेंड के अंदर। और दूसरे नंबर पे और भी कंपनी जिसका नाम है मेड प्लस हेल्थ केयर है, और इसके अलावा बाजार स्टाइल जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ, अभी भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द उसको लेकर। लेकिन यहाँ पे जो ये पार्ट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अभी ज़्यादा दिख रहा है। यदि ये पार्ट और कम हो जाए तो शायद क्या होगा, और कम दिख सकता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर और क्या होगा, इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है। चार्ट के लेवल पे जब हम देख रहे हैं तो चार्ट लेवल हमने कहा कि इसमें वॉल्यूम अब मार्केट में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। जिनके पास है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बेचने को लेकर के या खरीदने को लेकर। नए प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में, खरीद रहे हैं या ट्रेडिंग के पार्ट में चलती नजर आती है। लेकिन एक बात है, हमेशा कभी भी यदि मार्केट के लिए करते हैं तो मार्केट में दो तरह की कंडीशंस पे कामकाज होती है, जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहते हैं जिस, एक तो है शॉर्ट टर्म के लिए, एक है लंबे पीरियड के लिए, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। मतलब इनको अपनी एसेट्स बनानी है आगे फ्यूचर्स को लेकर के 10 साल 5 साल के बाद, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि मार्केट आज ना कुछ कल ना कुछ आपको बैंक एफडी से तो ज़्यादा पैसे दे ही देगा एज द टाइम फ्रेम। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में ऐड अकाउंट करना। अब सवाल आता है जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा यहाँ पे बेचा, उनके लिए क्या हुआ, मलाई पे मक्खन। और ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिला, और ऐसे चीज़ें चलती रहती है। इसमें गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी भाव मिले उसको क्या करना है, हटाना है। भाव यदि कम हो जाए तो रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करके आगे चलना है। कंपनी का नाम था स्टाइल बाजार। स्टाइल बाजार को लेकर के जब हम चर्चा किए, इसका मेन कारण यही था, जो अभी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी में रिटर्न नहीं बन पा रही है, और कुछ कंपनी में अच्छी खासी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किया जाता है, अच्छी खासी रिटर्न भी बनती है। जबकि मैं देखूँ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो ये कहती है, यहाँ पे जो सब्सक्राइब हुआ था वो 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 40 गुना सब्सक्राइब हुआ था एक आईपीओ को लेकर के, जहां रिक्वायरमेंट इनको 834 करोड़ का था। उसको अकॉर्डिंग सोच के देखिए इनका कितना पैसा आया, इनके पास पैसा आया इतना 40 से गुना मल्टी कर दीजिए, उतना पैसा इनके पास आया। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में देने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इतना कारोबार में नहीं लगता, इतना स्टॉक मार्केट के कारोबार में पिछड़ जाता है, पैसा निकल जाता है। थोड़ा सा पार्ट्स हमने समझने का प्रयास किया। फिलहाल इसकी फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग की बात करती है, कोई कमी देखने को नजर नहीं आती, एक्सेप्ट द वन पार्ट इन द बर्डन फ्रॉम द डेटर्स रेशियोज को लेकर के, सॉरी डेट टू इक्विटी रेशियोज को लेकर के। करंट रेशियो का माप भी कुछ ऐसा है नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग की बात करती है। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है कि आप कंपनी को स्टॉक को सेल करो या बाय करो या फिर आप होल्ड करो, ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन हमारे साइड नहीं आता है, ना कोई हम इसके लिए एडवाइजरी की बात करते हैं। ओनली यदि हमारी वैल्यू एडिशन मिलता हो इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।